चल, रिकॉर्डिंग डन। सभी बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी 11th क्लास की ओपन करके बैठेंगे। आज हम फाइनली आप लोगों का 11th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स की फिर से स्पेलिंग कर। तो बच्चों सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आखिरकार बायो मॉलिक्यूल्स वर्ड का मतलब क्या है? मैम बायो मॉलिक्यूल्स तो केमिस्ट्री में भी है। हाँ, केमिस्ट्री में भी है। बायो का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायो? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स कोई भी केमिकल कंपोजिशन। कोई भी केमिकल हो सकता है। ये हमारा एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स से मिलके बना है। उन्हीं केमिकल्स को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। लिखो डेफिनेशन, सब नोट्स बनाएंगे सब अच्छे से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म made up of some chemicals called बायोमोलिक्यूल्स। सिंपल डेफिनेशन है ना, बिल्कुल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब कुछ केमिकल से मिलके बने होते हैं, उन्हीं केमिकल्स को हम बोलते हैं आपके बायोमोलिक्यूल। तो अगर हम बायोमोलिक्यूल्स का बच्चों एक बार क्लासिफिकेशन करके देखिए, बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप से हो सकता है आपके। कैसे? द फर्स्ट वन इज योर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है मैम लार्ज। लार्ज। और एक होता है हमारा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ये तो सिंपल सी बात है, सब बच्चों को पता है। अब हम किस मॉलिक्यूल को मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे और किस मॉलिक्यूल को स्मॉल बोलेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन देयर साइज। अगर हमारा किसी भी मॉलिक्यूल का साइज है 18 से लेके 800 डाल्टन तक। मैम बैक करना एक सेकंड। एक सेकेंड, हमने मैक्रो लिखा ना पहले। मैक्रो का तो 800 डाल्टन। एक सेकेंड बैक स्लाइड में दिखाती हूँ आपको। ये देखो बच्चों, सब डेफिनेशन लिखी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सम केमिकल्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ओके मैम। अब हमारे पास आते हैं दो टाइप के बायोमोलिक्यूल्स। द फर्स्ट वन इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले ना माइक्रो लिखना। माइक्रो वो होता है आपके जिनका साइज होता है 18 से लेके 800 डाल्टन तक। और मैक्रो में कौन से आता है? 800 से ज्यादा, जिसका होगा 900, 1000, 1200, मोर देन 800 डाल्टन, वो आएंगे हमारे मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर। अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसका साइज है किसकी रेंज में? 18 से 800 की रेंज में। सारे हमारे मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स जो मोनोमर्स की फॉर्म में रहते हैं। मोनोमेरिक और ओलिगोसैकराइड। यस, तो यहाँ पे आ सकते हैं जैसे कि हमारी सिंपल शुगर्स हो गई। और क्या क्या आ सकता है? अमाइनो एसिड्स आ सकते हैं। सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड्स, या फिर हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, ये आ सकते हैं हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। फिर इन्हीं मोनोमर्स को एक लिंकेज के थ्रू हम बाइंड करा के मैक्रोमोलिक्यूल बना देंगे। जैसे कि सिंपल शुगर, जब बहुत सारी शुगर्स को हम एक जगह कंबाइन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? पॉलीसैकेराइड। अमाइनो एसिड्स को कंबाइन कराते तो क्या बनता है हमारा? प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन कराते हैं तो हमारा बनता है न्यूक्लिक एसिड। तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन बायोमोलिक्यूल्स का। दो टाइप के मॉलिक्यूल्स, माइक्रो एंड मैक्रो। सिंपल। अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी पूछती है हम लोगों से। क्या क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी पूछती है? ध्यान से सुनना। आर all living organism
मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स? यस और नो? नो मैम। क्या सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम ही टाइप के केमिकल से मिलके बने होते हैं? नो मैम। नो क्यों है इसका आंसर? मैम सभी का सेल वॉल भी तो अलग है, जैसे कि वो फंजाई का हो जाता है काइटिन काइटिन, मैम बैक्टीरिया का हो जाता है काइटिन किससे बनता है? बैक्टीरियोग्लाइकन। काइटिन किससे बनता है? मैम ग्लूकोज से। सेलुलोज ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज यस मैम। है। तो सभी इंडिविजुअल्स की अगर हम देखें ना, सब सेम टाइप के केमिकल से मिलके बने हैं, लेकिन उन केमिकल की कंपोजिशंस अलग अलग है। सिर्फ बने सबके सब सेम केमिकल से हैं। सबकी बॉडी के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब इन्हीं केमिकल से मिलके बने हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा यस। यस होगा। अब आता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन कि अगर हम कंपेयर करें एक ह्यूमन बॉडी को और एक अर्थ क्रस्ट को, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना वेटेज रहता है एलिमेंट्स का और अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, बच्चों इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में होता है 0.14% और ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है 0.5%। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में होती है 46.6 और ह्यूमन बॉडी में होती है 65%। नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 3.3। ये पॉइंट आपका पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन वाला पॉइंट अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट करो। एक पॉइंट यहाँ पे पूछा जाता है सिलिकॉन का। हमारी बॉडी के अंदर सिलिका नहीं होता, बट हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। तो अगर मैं आप लोगों से एक ऑर्डर यहाँ पे पूछती हूँ कि बच्चों एक ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मैं पूछूं, मैम ऑक्सीजन। ह्यूमन बॉडी में एक प्रॉपर ऑर्डर हम अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन, देन कैल्शियम, देन हाइड्रोजन। यही हुआ ना? तो ये आप लोगों से कभी पूछ लिया जाता है कि किसका ऑर्डर में बताओ, कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है। तो ये टेबल में से सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर किसकी कंपोजिशन सबसे ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन और सिलिका, इन दो पॉइंट पे। नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होती है और सिलिका हमारी बॉडी के अंदर सबसे कम होती है। क्लियर ये पॉइंट? यस मैम। चलो, तो ये तो हुआ हमारा कि अर्थ क्रस्ट और ह्यूमंस की बॉडी के बारे में। अगर हम एक एनालिसिस करके देखें, मैम प्रीवियस 2 स्लाइड्स दिखाना एक बार। ये देखो, इसे लास्ट वन भी दिखानी है। यस मैम, इससे लास्ट वन। ये रहे, ओके मैम। ठीक है। एंड आपका क्लास के बाद ये नोट्स में आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो अगर आप नोट्स चाहेंगे वहां से बना लेना। अब अगर हम देखिए एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन लिविंग सेल, एक लिविंग सेल के अंदर किस किस टाइप के केमिकल्स पाए जा सकते हैं, उसका अगर हम एनालिसिस करें। अब लिविंग सेल वो आपकी देखो प्लांट भी हो सकती है और एनिमल भी हो सकती है। हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, प्लांट स्लैश एनिमल। तो हर एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर हर एक लिविंग सेल, लिविंग किसी भी चीज को हम कब बोलते हैं, जब उसके अंदर सेल प्रेजेंट होता है। अगर किसी के पास सेल नहीं है तो हम उसको लिविंग नहीं बोलेंगे, और वो सेल भी कैसा होना चाहिए, फंक्शनिंग करने वाला होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं आपके ऑर्गेनिक और एक हो सकते हैं आपके इनऑर्गेनिक। ये तो होता है। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, एक सेकेंड अभी दिख जाएगा, ये देखो अभी हो गया विजुअल। अब क्वेश्चन अराइजेस कि मेरे पास एक लिविंग सेल है, तो उस लिविंग सेल के अंदर से मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगी। एक मैंने कोई सपोज करो ह्यूमंस का लीवर सेल ले लिया, लीवर सेल को मैंने उठा लिया, और मेरे को क्या करना है, इस सेल के अंदर से इस सेल का एनालिसिस करके देखना है कि सेल के अंदर कौन सा पार्ट ऑर्गेनिक है और कौन सा पार्ट
इनऑर्गेनिक है। ये चीज मेरे को चेक करना है, तो चेक करने के लिए मैं कौन सा मेथड चूज करूंगी, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे। तो अगर हमें चेक करना है आपका किसी भी सेल के अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा है, तो हम वहां पे यूज करेंगे फ्रैक्शन मेथड। लेकिन अगर मेरे को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को चेक करना है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए मैं यूज करूंगी डिस्ट्रक्शन मेथड। डिस्ट्रक्शन मेथड को ही हम एश मेथड भी बोल सकते हैं। अब डिस्ट्रक्शन मेथड को यहीं पे समझो कि आखिरकार डिस्ट्रक्शन मेथड में होता क्या है। तो बहुत सिंपल है ये भी आपका बिल्कुल, कि डिस्ट्रक्शन मेथड में क्या हुआ, सपोज करो मैंने कोई भी सेल लिया, अब वो प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है। उस सेल को सबसे पहले तो ड्राई वेट में कन्वर्ट कर दिया। उस सेल को ड्राई वेट में कैसे कन्वर्ट किया, उसको ड्राई वेट में, उसके अंदर से सारा वाटर निकाल के उसको पूरी तरीके से मैंने ड्राई कर लिया, और ड्राई करने के बाद मैंने उसको बर्न कर दिया। अब जैसे ही मैं उसको बर्न करूंगी, तो बर्न करने के बाद उसके अंदर से पूरा का पूरा ऑक्सीजन वाला कंपोनेंट इवेपोरेट हो जाएगा। जितनी भी कार्बन होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की गैस की फॉर्म में निकल जाएगी। अब उसको बर्न करने के बाद जो पार्ट मेरे को बचेगा उसको हम बोलते हैं ऐश। किसी भी सब्सटेंस को आप जलाते हैं उसके बाद क्या बचता है, ऐश, उसकी राख बचती है। फिर उसके अंदर ही हम चेक कर लेंगे कि जितना भी उस ऐश के अंदर कंपोनेंट है वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक है। किसी भी सेल को बर्न करने के बाद जो भी उसका कंपोनेंट बचता है वो सारा इनऑर्गेनिक है। अब बात आती है आप लोग ऑर्गेनिक को कैसे करोगे। मैम लीवर सेल, बेटा लीवर सेल वाला भी समझाऊंगी। लीवर सेल एग्जांपल दिया कि कोई भी प्लांट की, एनिमल की सेल ले लो। एनिमल में जनरली जो एनसीईआरटी आपका लिखते हैं लीवर सेल के ऊपर हम करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं भी समझाऊंगी। तो देखो फ्रैक्शन मेथड में हम लोग क्या करेंगे मैम, इसमें वो यूज करते हैं क्या, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड? वही तो करेंगे फ्रैक्शन में, यस मैम। फ्रैक्शन मेथड। तो देखो ध्यान से समझो, फ्रैक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, मैंने एक लीवर सेल लिया, लीवर सेल लिया, या फिर इसकी जगह पे आप कोई भी प्लांट सेल भी ले सकते हो क्योंकि दोनों की दोनों लिविंग है। पहले इस सेल को पकड़ के इसको बहुत अच्छे से स्लरी बना लिया। इसका एक स्लरी बनाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे मॉर्टर या फिर पेस्टल। अब मॉर्टर का मतलब क्या होता है, आप लोगों को देखो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है ना, व्हाइट कलर का एक कंटेनर, मतलब क्या होता है? स्लरी का मतलब बिल्कुल पेस्ट बना देना, स्लरी मतलब पूरी तरीके से पेस्ट बनाना। तो लीवर सेल को लिया, उसको पूरी तरीके से उसका पेस्ट बना दिया मैंने। अब पेस्ट बनाने के बाद उसके अंदर मैंने एक सॉल्वेंट डाला। यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों कि कौन सा सॉल्वेंट हम यूज करते हैं फ्रैक्शन मेथड के अंदर। तो हम यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का? मैम Cl3C, मैम Cl3C ट्रिपल OH। Cl3C OOH, ट्रिपल OH नहीं होता, ये होता है फॉर्मूला। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्वेंट में डाल दिया। फिर इसके बाद एक बीकर लेके आए, एक बीकर लिया, बीकर के ऊपर लगा दिया एक फनल। फनल देखा केमिस्ट्री लैब में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा। यस मैम। ठीक है, और इस फनल में ना मैंने क्या किया, एक कॉटन लगा दिया यहाँ पे ऐसे। अब मैंने कॉटन लगा दिया। अब जो मैंने अपना स्लरी बनाया ना, जिसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया, किसमें, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, मतलब एसिड के अंदर मैंने डिसॉल्व कर लिया। इस सोल्यूशन को यहाँ से ऊपर से पास ऑन कराया। अब इस सोल्यूशन के अंदर जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो सब के सब कहाँ रह जाएंगे, ऊपर फनल ऊपर रह जाएंगे, और माइक्रो नीचे नीचे आ जाएंगे। तो ये सिंपल सा मेथड है। इससे मैंने माइक्रो और मैक्रो को अलग कर लिया। जो मेरे पास ऊपर बचता है फनल में उसको हम बोलते हैं रिटेंटेट, रिटेंटेट। और इसके अंदर कैसे होता है मेरे मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसके अलावा इनको हम क्या बोलते हैं, आपके एसिड इनसॉल्युबल, क्योंकि ये एसिड के अंदर सोल्यूबलाइज नहीं हुए, आपके एसिड में सोल्यूबल नहीं हुए, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल। और जो नीचे आपका वाटर वाला कंपोनेंट बचा इसको क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल।
एसिड सॉल्युबल, या फिर इसका नॉर्मल नेम होता है फिल्ट्रेट। जो मेरे पास नीचे फिल्ट्रेट बचा, उस फिल्ट्रेट में है मेरे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स, और इस माइक्रोमोलिक्यूल में ही कैसे कंपाउंड्स आएंगे मेरे सारे के सारे, एसिड सॉल्युबल। तो ऐसे मैंने क्या किया, अपने मैक्रो और माइक्रो को अलग अलग निकाल लिया। किसकी हेल्प से, फ्रैक्शनल मेथड की हेल्प से। सॉल्युबल, देखो बेटा फनल में क्या किया मैंने, लीवर सेल लिया, उसको अच्छे से पीस के उसका एक स्लरी बना लिया, फिर उस स्लरी के अंदर क्या डाला, ट्राइक्लोरो एसिटेट, एक सॉल्वेंट डाला और उसको अच्छे से डिसॉल्व कर दिया। फिर डिसॉल्व करने के बाद एक बीकर लिया, बीकर के ऊपर फनल लगाया, फनल से ऊपर से मैंने अपना पूरा केमिकल डाला। अब केमिकल डालने के बाद पहले मैंने क्या किया, इस फनल में यहाँ पे कॉटन लगा दिया, यहाँ पे मैंने कॉटन लगा दिया। अब आप खुद देखो ना, आपकी स्लरी में, अच्छा आपने देखा हो ना घरों में, जो आप लोगों ने चाय तो बनाते होंगे ना घरों में, जो चाय में टी Yes, लीव्स ma'am. होती हैं वो ऊपर छलनी के ऊपर रह जाती है, नहीं रह जाती है, और आपके जो चाय में दूध और पानी जो भी सब मिक्स करते हो सब नीचे आ जाता है। तो जो आपका नीचे आ गया निकल के वो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, और जो आपके फनल में ऊपर रह गया है वो कैसा है, वो मैक्रोमोलिक्यूल है। तो वही तो हमने किया यहाँ पे, फनल में यहाँ पे बस कॉटन लगाया, कॉटन के ऊपर जितने रह गए वो मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि वो एसिड के अंदर सोल्यूबल नहीं हुए इसलिए ऊपर रह गए, और जो सोल्यूबल होगा वो नीचे फनल के अंदर से बीकर में आ जाएंगे आपके, उनको आप बीकर में कलेक्ट कर सकते हो। तो इसकी मेथड से, फ्रैक्शन मेथड से आपने क्या किया, मैक्रो और माइक्रो को अलग अलग कर दिया। बस ये है आपका, बताओ आया समझ में? यस मैम। चलो, एंड फिर आपको पता ही है कि जितने भी आपके मैक्रो और माइक्रो होते हैं दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब आता है हमारे इनऑर्गेनिक कौन से होंगे। इनऑर्गेनिक में आप लोगों से पूछ सकते हैं, इनऑर्गेनिक जैसे कि आपको केमिस्ट्री में तो याद रहते हैं, सोडियम का फॉर्मूला, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, NaCl, ये सब आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आता है, जिनको आप किस मेथड से डिफरेंशिएट करोगे, बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्शन मेथड या फिर एश मेथड। क्लियर यहां तक? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. चलो यहाँ तक अब आप लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं कि हम लोग जो हमने एनिमल सेल लिया, मतलब लीवर का सेल लिया, उस लीवर सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, मतलब एक सेल के कंपोनेंट्स अब हम चेक करते हैं, सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में एक सेल के पास क्या पाया जाता है, वाटर, कितनी परसेंटेज। सेकंड, प्रोटीन बताओ, इसकी परसेंटेज बताओ, कितने परसेंटेज प्रोटीन। थर्ड, कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ, लिपिड्स। फिफ्थ, न्यूक्लिक एसिड। एंड सिक्स्थ, आयंस। वॉइस नहीं आ रही है बच्चों, वॉइस किसी को भी नहीं आ रही है? आ रही है मैम आ रही है। मैम, आ रही है प्रॉपरली। ब्रेक हो रही है आई गेस। यस मैम। नो मैम। तो बच्चे बोल रहे हैं, गुंजन बोल रही है मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। गुंजन एक बार ना उनका नेट नेटवर्क चेक कर लो, ठीक है। चलो, जिसको वॉइस नहीं आती है ना बाकी बच्चों को, तो इट मींस आपके नेट में कुछ ना कुछ इशू है, एक बार लीव करके ज्वाइन कर लिया करो। तो वाटर की कंपोनेंट कितना होता है बच्चों, 70 to 90%। 90%। एंड प्रोटीन कितना होता है, 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, एंड न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% इन द फॉर्म ऑफ DNA एंड RNA, एंड आयंस होते हैं 1%। तो ये सेल के कंपोनेंट्स की कंपोजिशन आप लोगों को याद रखनी है। सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है वाटर। क्यों होता है वाटर, वाटर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्यों होता है? क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर के अंदर हर चीज डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए हम इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में पाया जाता है वाटर। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका टर्म, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी लिखते हैं मेटाबोलाइट्स। व्हाट आर मेटाबोलाइट्स? मेटाबोलाइट्स क्या होता है?
आई गेस आपकी एनसीईआरटी में ना एक टेबल दी हुई होगी, उस टेबल में देखो लिखे होंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में लिखा होगा सिर्फ। तो Yes, आपके ma'am. पास दो टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं, Yes, ma'am. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स And secondary metabolites. एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में? प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो आपके सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी वाले कौन से होते हैं? सेकेंडरी वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो आपके प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनिमल्स के अंदर नहीं पाए जाते। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब के सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो लिखो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। प्राइमरी मेटाबोलाइट सबके अंदर पाए जाएंगे, लेकिन सेकेंडरी सिर्फ और सिर्फ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोड्यूस्ड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जबकि सेकेंडरी किस किस के अंदर पाए जाएंगे? सिर्फ प्लांट्स, Bacteria and fungi. फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये हुआ इनके बीच में फर्स्ट डिफरेंस। अब जितने भी आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये आपकी बॉडी में काम क्या करते हैं? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए। मतलब जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक फंक्शंस चल रहे हैं विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेटाबोलाइट की वजह से ही हो रहे हैं। एंड रिप्रोडक्शन, अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ ये सपोर्ट सिस्टम देने का काम करता है, इनको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट देने का ये काम करता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं हमेशा लार्ज क्वांटिटी में, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस्ड होंगे। बताओ आया ये पॉइंट समझ में? मैम ये होता क्या है? मेटाबोलाइट्स एक टाइप के मॉलिक्यूल, जैसे हम ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, इसी टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं हमारे। एक टाइप के आप केमिकल समझ लो, एलिमेंट समझ लो, कंपाउंड समझ लो, कुछ भी समझ लो। मैम एक एग्जांपल। जैसे कि एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल में होता है आपके प्रोटीन्स और पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड्स हो गया, और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेटा सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ये हमारी बॉडी के अंदर इनका रोल क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनका फंक्शन है हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमारे डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन में। प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ कराएंगे, पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, ये सब किसमें? रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में भी। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई होगी, टेबल का नाम है आई गेस 9.3 वाली टेबल है, उसमें देखना बहुत सारी केमिकल्स का नाम लिखा हुआ है, उनमें से आप चेक करना क्या एक भी केमिकल एनिमल की बॉडी के अंदर पाया जाता है। जैसे कि उसके अंदर आपके जो हमने ड्रग्स वाला टॉपिक पढ़ा ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, वो ड्रग्स भी हैं आपके, विनब्लास्टिन, देखो उनको पढ़ के, तो वो सारे के सारे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी चीज को सपोर्ट देने का काम करता है, प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में सपोर्ट। अब आप देखो ना, आपके प्लांट्स बहुत सारे टाइप के मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो मेडिसिनल प्लांट्स में क्या कर रहे हैं? केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है ना प्लांट, अपने अंदर से केमिकल्स बना रहे हैं ना, तो केमिकल उनका क्या है? वो उनका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बन रहा है, और वो केमिकल प्लांट की कोई ग्रोथ भी नहीं करा रहा है, कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं करा रहा है, बस एक टाइप से कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा होगा, वो भी इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली नहीं देगा, इनडायरेक्ट वे में। तो जितने भी हमारे प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि कोई बैक्टीरिया उसके अंदर कोई टॉक्सिन सिक्रीट हो रहा है, तो टॉक्सिन उसके लिए काम का थोड़ी ना है, वो टॉक्सिन उसको ग्रोथ सपोर्ट थोड़ी ना दे रहा है, मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट थोड़ी ना करा रहा है, स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहा है, बस उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में यूज कर रहा है हमारा बैक्टीरिया, फंजाई। जितने भी इस टाइप के कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में हमारी बॉडी के अंदर किसी भी के भी अंदर जो एसेंशियल
कंपाउंड्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब आएंगे प्राइमरी में, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो जरूरी नहीं है, एक टाइप से वेस्ट की तरह है, वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आया समझ में? Yes, ma'am. प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? यस मैम। चलो, तो ये हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, बस इस पे यही आता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट किसकी बॉडी में बनेंगे, सेकेंडरी किसकी बॉडी में बनेंगे, और रोल पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इतना ज्यादा मेजर क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। अब आपको पता है जितने भी हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक प्राइमरी मेटाबोलाइट को लेंगे और डिटेल, जैसे कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, लिपिड पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे, ये सब। तो पहला हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो एनीवन गेस व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? Hydrates of carbon. कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन। तो वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं उन्हीं को बोल सकता है ना, या और कुछ होगा नाम? कार्बोहाइड्रेट Water होता है मैम शायद से। ज्यादा पॉलीहाइड्रोक्सी, एक डेफिनेशन वहां लिखता है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का, अच्छा हाइड्रोक्सी समझते हैं ना, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ma'am. मतलब OH ग्रुप। और जिस Yes, ma'am. कंपाउंड के अंदर बहुत सारे OH ग्रुप होंगे उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। सो दीज कंपाउंड्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ किसके? एल्डोस और कीटोस। अब एल्डोस और कीटोस क्या होता है? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एल्डोस का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोस का मतलब होता है कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप, या फिर हम इसको C+O भी लिख सकते हैं। कीटोन का मतलब होता है C+O, ये ग्रुप। तो अगर हमारे किसी कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी होगी बिकॉज हाइड्रोक्सी है, और उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज। लेकिन अगर उसके साथ कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोस। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? What is the common formula of carbohydrates? CnH2O की पावर होल n, यही होता है ना जनरल फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं Yes, ma'am. जनरल फॉर्मूला। अब मेरे को एग्जांपल्स बताओ, एल्डोज में कौन से एग्जांपल आता है, कीटोज में कौन से आता है? मैम कार्बोहाइड्रेट का वो होता है क्या C6H12O6? वो ग्लूकोज होता है। मैम वो तो मुझे भी पता है, लेकिन शायद से कार्बोहाइड्रेट का भी वही होता है। आप उसको आगे डिफ्रेंशिएट करोगे ना, जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जो आप बता रहे हो C6H12O6 वो ग्लूकोज का होता है, या फिर Yes, सिंपल शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपका ग्लूकोज भी आ सकता है, फ्रक्टोज भी आ सकता है, वो भी फ्रक्टोज भी तो हमारा कार्बोहाइड्रेट वही है, Yes, ma'am. कार्बोहाइड्रेट, उसका भी फॉर्मूला C6H12O6 है ना। माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज और रैफिनोज, जितने भी ये सब है सब कार्बोहाइड्रेट के अंदर आएंगे। अब C6H12O6 एक जनरल फॉर्मूला है, वो कैसे आया वो भी समझाऊंगी। तो एल्डोज में आ सकता है हमारा सबसे पहले ग्लूकोज आ सकता है, नहीं जिसका भी आपने फॉर्मूला बताया C6H12O6। कीटोज में आता है हमारा फ्रक्टोज, जिसका भी फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब आप बोलोगे मैम फॉर्मूला तो सेम है तो नाम अलग अलग क्यों है? फॉर्मूला सेम है, नाम अलग क्यों है? क्योंकि अगर आपने C6H12O6 को की स्ट्रक्चर इस वे में बनाई कि उसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो उसको बोलोगे ग्लूकोज। लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर इस वे में ड्रॉ करी कि उसके अंदर आ गया कीटोन ग्रुप तो उसको बोलोगे फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर बना के देखे जरा इनकी एक बार। Yes, ma'am. चलो देखो, सबसे एक साइड में बनाएंगे सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, फिर बनाएंगे हम लोग फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। ग्लूकोज C6 मतलब 6 कार्बन मेरे को बनानी है, बनाओ 6 कार्बन। सभी स्ट्रक्चर्स को साथ साथ ड्रॉ करके देखेंगे। कार्बन 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 4 5
6 6 कार्बन मैंने बना दी, तो फॉर्मूला लिख लो एक बार साइड में एंड हम लोग इसको देखेंगे। C6H12O6 6 कार्बन मैंने बना दिया, मेरे को 6 ही ऑक्सीजन लगाने हैं और 12 हाइड्रोजन बनाने हैं। लगाना है। अब सोचो किस वे में लगाएं। देख, एक तो मेरे को बिकॉज मेरे को पता है ग्लूकोज किस फॉर्म में आ रहा है, एल्डोज में आ रहा है, तो एक तो मेरे को एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको तो बना दिया एल्डिहाइड, बना दिया एल्डिहाइड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, बिकॉज कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इस वाले कार्बन के तो चारों के चारों पॉइंट पूरे हो गए। अब इस वाले कार्बन के कितने बचे? 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया एक OH और इधर लगा दिया मैंने H। ठीक है, नेक्स्ट वाली कार्बन को देखो, इसके पास H OH OH OH। मैं फिर से रुक गई स्क्रीन। यस मैम। एक सेकेंड, अभी रुक जाएगी। अभी विजिबल हो गया? मैम। यस मैम। तो ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई, ये है हमारा C6H12O6। C6H12O6। इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे? इस स्ट्रक्चर को बनाओ, CHO, फिर यहाँ पे CH2O, फिर यहाँ पे इसको भी कंबाइन करके लिख दो CH2O, इसको भी कंबाइन करके लिख दो CH2O 1 2 3 4, इसको भी कंबाइन करके लिख दो CH2O, एंड देन यहाँ पे नीचे एक हाइड्रोजन रह रहा है ना इसका, ये रहा CH2OH। आप ऐसे लिखना चाहो उसको ऐसे लिख सकते हो। देखो एल्डिहाइड ग्रुप है ये, दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ क्या, ये मेरा एल्डोज है। अब फ्रक्टोज को मैं कीटोज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके पास कीटोन ग्रुप है। अब कीटोन ग्रुप बनाए, कैसे बनाएंगे? अब कीटोन ग्रुप आपको पता है टर्मिनल साइड पे तो नहीं आ सकता, किसी 2 कार्बन के बीच में आएगा। तो मैंने क्या किया, पहले कार्बन बना दी, पहले मैंने यहाँ पे कार्बन ड्रॉ किया, 6 कार्बन ड्रॉ कर लो, और आपको एक बनाना है कीटोन ग्रुप। तो मैंने क्या किया, सेकेंड नंबर वाली को बना दिया कीटोन। अब ऊपर वाली जो बची उसको क्या बना दिया मैंने, एक OH ग्रुप दे दिया और एक H ग्रुप, फिर यहाँ पे भी H OH बताना सही है कि एक बार कार्बन की वैलेंसीज चेक करो हर जगह पे, क्या कार्बन की वैलेंसीज फुलफिल हो रही है सब जगह? नो मैम, फर्स्ट वाले की नहीं हो रही। फर्स्ट वाले की नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे H। अभी हो गया? यस यस मैम। यस मैम। अब एक चीज देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने कहीं पे OH ग्रुप लेफ्ट में लगा दिया, कहीं पे राइट में लगा दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें कहाँ पे लगाना है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है ना। सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करो ऊपर से, 1 2 3 4 5 6। सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड नंबर वाली कार्बन है, थर्ड नंबर वाली कार्बन में आप लोगों को OH रखना है कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, और बाकी सब में OH किधर लिख दो, राइट साइड में। वाले पे लेफ्ट में क्यों लिखा है? ये फॉर्मूला होता है ऐसी, इसका ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जाती है। यस मैम। मैम तभी तो इसके कार्बन के उस थर्ड पोजीशन पे OH रहते हैं। कार्बन के थर्ड पोजीशन की OH की पोजीशन चेंज होती है। अभी इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को रिंग फॉर्म में, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई ना, ये है आपकी ओपन स्ट्रक्चर्स, ओपन चेन फॉर्म्स हम इनको बोल सकते हैं। फिर इन ओपन चेन को हम क्लोज्ड में कन्वर्ट करेंगे, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन रिंग में आप इनको तभी कन्वर्ट कर पाओगे जब आपको ओपन चेन आएगी। अब ये जनरली देखो आप लोगों के नीट में तो नहीं आने वाला, क्योंकि नीट में आप लोगों से स्ट्रक्चर नहीं बनवाएंगे। आप लोगों से सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज की थर्ड पोजीशन पे OH की पोजीशन कहाँ पे होता है, मतलब थर्ड कार्बन पे OH की पोजीशन लेफ्ट होती है राइट होती है। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, लेफ्ट।
लेफ्ट होती है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप कौन सी कार्बन पे होगा हमेशा? कार्बन पे। कार्बन नंबर First. 1 पे। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप कौन सी कार्बन पे होता है? कार्बन नंबर 2 पे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। 1 2 3 4 5, क्योंकि आप लोगों का भी बोर्ड एग्जाम तो नहीं देना है इससे रिलेटेड। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो यहाँ पे समझ में आया कि ग्लूकोज को मैंने एल्डोज क्यों लिखा और कीटोज को फ्रक्टोज क्यों, क्योंकि इसके पास हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके पास फ्रक्टोज। अब हम जरा एक बार देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है। देखो, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मैम, को हाँ जी मैम फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड्स होते हैं। फ्रक्टोज हाँ मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड्स है, वो भी आपको समझाऊंगी मैं। अभी सिर्फ जो जो चीजें बता रही हूँ ना उनको समझते चलो, स्टेप बाय स्टेप करो। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, पहले आता है मेरे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपलेस्ट के अंदर आते हैं आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट में दो टाइप्स के। क्लासिफिकेशन पे बच्चों क्वेश्चन आ सकता है। पहले होता है मेरे पास मोनोसैकेराइड्स और एक होता है ओलिगोसैकेराइड्स। और कॉम्प्लेक्स में एक सेकेंड ओलिगो नहीं बेटा, डाई आएगा ना, ओलिगो थोड़ी ना आएगा। मैम पॉलीसैकेराइड। हाँ इसमें आएगा कॉम्प्लेक्स में ओलिगो और आपका पॉली। शॉर्ट में लिख दूं चलेगा ना, ओलिगो और पॉली। यस मैम। तो देखो मोनोसेक्राइड का मतलब ये होता है जिसके पास सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। सेकेराइड को आप लिख लो शुगर होता है, इसका मतलब जिसके पास सिर्फ एक यूनिट प्रेजेंट होती है शुगर की, सिंगल यूनिट। और जिसके पास 2 यूनिट्स होंगी उसको बोलेंगे डाइसेकेराइड। और ओलिगो में जिसके पास 3 से लेके 10 तक की यूनिट्स होंगी उसको बोलेंगे Yes, और पॉली मोर देन 10 ग्रेटर देन 10। या मोर देन 10 ग्रेटर देन 10। अब मोनोसेक्राइड्स तो जैसे कि मेरे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाई में कौन कौन आएंगे? डाई में आएंगे मेरे एग्जाम्पल्स सक्रोज, जैसे माल्टोज, माल्टोज, सुक्रोज आएगा, फिर फ्रक्टोज, लैक्टोज आएगा ये। और ओलिगो में मैम सुक्रोज, रैफिनोज, रैफिनोज आएगा। और पोली में स्टार्च, ग्लाइकोजन। क्लासिफिकेशन है, एक होता है होमो और एक होता है हेट्रो। होमो पॉलीसेक्राइड्स का मतलब ये है कि वो पॉलीसेक्राइड, वो कंपाउंड जो सिर्फ एक ही यूनिट से मिलके बना हुआ है। मतलब सपोज करो एक ही ग्लूकोज है, एक ही टाइप का, अल्फा बीटा ये समझाऊंगी आपको, एक ही टाइप के ग्लूकोज से पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसी की रिपीटिव यूनिट्स हैं। जैसे कि समझो ना, एक आपके पास एक मोतियों की माला है, ऐसे समझना इसको। अगर आपकी माला में सिर्फ एक मोती है तो मोनोसेक्राइड, 2 है तो डाई, 3 से 10 है, 3 4 5 6, तो आप उस माला को बोलेंगे ओलिगो। लेकिन अगर उसके अंदर 10 से ज्यादा मोती हैं तो पॉलीसेक्राइड। अगर वो मोती सारे के सारे सेम टाइप के हैं, सारे के सारे सर्कल है, सारे के सबका व्हाइट कलर है, तो उसको बोलेंगे होमो। लेकिन अगर आपकी माला के अंदर सर्कल भी है, ट्राइंगल भी है, रेक्टेंगल भी, अलग अलग टाइप के मोती हैं, तो उसको क्या बोलोगे? डिफरेंस हेट्रो बोलो। ये आपको ऐसे इसको याद रखना। डिफरेंस हो सकता है हाँ जी, मैम, कलर का भी डिफरेंस हो सकता है इसमें। हाँ कलर का भी ऑब्वियसली डिफरेंस हो सकता है। सेम टाइप के एक ही यूनिट, अगर मैंने ले लिया ग्लूकोज तो पूरी की पूरी ग्लूकोज से ही वो बनी होनी चाहिए, बहुत सारी यूनिट्स होंगे ग्लूकोज की। हेट्रो के अंदर एक अल्फा डी ग्लूकोज ले लो और एक बीटा डी, 2 अलग अलग टाइप की ग्लूकोज ले लो, उसको बोलेंगे हेट्रो। अगर सेम शुगर है तो होमो और अलग अलग है तो हेट्रो। यस, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अब मोनोसेक्राइड्स के अंदर ना एक और छोटा सा क्लासिफिकेशन है, इसी में ऐड कर लेना। एक होती है आपकी ओपन चेन फॉर्म
जो मैंने अभी आप लोगों को लास्टली बना के दिखाई, और एक होती है आपकी साइक्लिक फॉर्म, एक ओपन, एक आपकी साइक्लिक। ओपन में क्या होगा, साइक्लिक में क्या होगा, वो आपको याद रखना है। बस ध्यान क्या रखना है, OH की पोजीशन यहाँ पे ओपन में। साइक्लिक में क्या याद रखो वो आपको समझाऊंगी मैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मोनोसेक्राइड से। मोनोसेकेराइड्स, मैम ओपन चेन क्या बताया था आपने? जो मैंने अभी ये स्ट्रक्चर बना के दिखाई ना आपको, इसको बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब जब मैं इसको एक सर्किल की फॉर्म में ले आऊंगी ना, एक पर्टिकुलर शेप में, तो इसको क्लोज करा दूंगी, तो उसको बोलेंगे क्लोज। बना के दिखाऊंगी तब समझ में आएगा। अब इसको लिखो, ये ओपन है, क्लोज वाली बना के दिखाएंगे। ओके मैम। तो लिखो सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स का मतलब मोनोसेकेराइड्स में जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट है। अब देखो वो सिर्फ एक ही यूनिट से मिलके बना है, तो मैं क्या इसका कभी भी हाइड्रोलाइसिस कर सकती हूँ? हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता ना, No, ma'am. तो इसका मतलब कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। इसको मैं हाइड्रोलाइज नहीं करा सकती हूँ, उसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड। एंड जनरल फॉर्मूला CnH2O की पावर, सॉरी H2O का होल n। अब सपोज करो एक जनरल सी टर्म है, अगर आपकी इस फॉर्मूले में मैंने n की वैल्यू रख दी 3, n की वैल्यू रख दिया 4, तो फॉर्मूला बनाना फटाफट से। बेटा हाइड्रोलाइज का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कराना। हाइड्रोलाइसिस करना, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कराना किसी भी चेन का। n इज इक्वल्स टू 5 रख दिया, n इज इक्वल्स टू 6 रख दिया, n इज इक्वल्स टू 7 रख दिया। फॉर्मूला बनाओ फटाफट से, n की वैल्यू पुट करो। अगर आपने n इज इक्वल्स टू 3 रखा तो उसका नाम होगा ट्राइओज। 4 रखोगे तो टेट्रोज, 5 Tetros. पेंटोज, पेंटोज, Pentos. 6 हेक्टोज, हेक्सोज, 7 Heptos. फॉर्मूला लिखो अब इनका। अब मैंने यहाँ पे n की जगह पे वैल्यू रखा क्या 3, तो मेरा फॉर्मूला आ गया C3H6O3। यही आ गया ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4 रखना जरा, C4H8O4, O4. C5H10O5, C6H12O6, C6H12O6. हेक्टोज में C7H14। 7H14O7. तो इसका मतलब जो हम ये ग्लूकोज देख रहे थे, ये मेरी ग्लूकोज किस टाइप की शुगर है? Hexose. हेक्सोज शुगर है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो आपकी ग्लूकोज है वो किस टाइप की शुगर है? इट इज अ टाइप ऑफ हेक्सोज शुगर जिसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। क्लियर यहाँ तक? Yes, यहाँ पे बच्चों जब भी आप मोनोसेक्राइड्स की बात करोगे तो मोनोसेक्राइड्स में आपका n की वैल्यू 3 से लेके सिर्फ और सिर्फ 7 तक हो सकती है। मैम 7, n की वैल्यू n की वैल्यू 8 रख। 3 to 7, किस n की वैल्यू 8 अगर आप रखोगे तो मोनोसेक्राइड नहीं रहेगा। अगर आप n की वैल्यू 8 करोगे वहां पे, इसलिए बोला जाता है मोनोसेक्राइड्स में n की वैल्यू सिर्फ 3 से 7 तक हम रखेंगे। 3 से 7 तक मैंने आपको नॉमेनक्लेचर समझा दिया। क्या क्या नॉमेनक्लेचर है? ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। ये सारी कुछ छोटी छोटी बातें तो आप लोग पढ़ती हो केमिस्ट्री में, नॉमेनक्लेचर में। क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. तो अब जो मैंने आपको सबसे n इज इक्वल्स टू 3 वाला बोला, इसको क्या मैं सबसे स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड बोल सकती हूँ? Yes, ma'am. स्मॉलेस्ट मोनो। Yes, एक बार ma'am. इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। इसी का नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड। मोनोसेक्राइड जो आंखों में डालते हैं एंड वो रोने वाली एक्टिंग करता है, जिससे वही होता है ना ग्लिसरल्डिहाइड। रोने वाली। होती है, ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरल्डिहाइड होता है। कोई बोला नहीं बच्चों?
हाँ ग्लिसरीन होता है वो। चलो स्ट्रक्चर बनाओ जरा ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ये क्या लिखा था? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड और उसके नीचे ग्लिसरॉल्डिहाइड। बनाओ बच्चों जल्दी से। फॉर्मूला क्या था इसका? C3H6O3, ये था ना? Yes, ma'am. बनाओ। Yes, ma'am. 3 कार्बन, एक कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है हमेशा, फर्स्ट नंबर वाली कार्बन को, और बाकी कार्बन पे लगा दो OH H OH H। काउंट करना 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 3 ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं हम ग्लिसरॉल्डिहाइड। सबसे सिंपलेस्ट शुगर ये होती है। आया समझ में? यस मैम। चलो अब ये आप लोगों को समझ में आ गया है, तो अब हम आपका स्टार्ट करते हैं क्लोज्ड चेन्स क्या होती है। जैसे मैं बनाऊंगी क्लोज चेन, प्लीज ट्राई करना बिल्कुल ऐसे ही बनाना। तो सबसे पहले क्लोज चेन हम बनाते हैं किसका? ग्लूकोज का। तो एक बार जल्दी से सब अपनी नोटबुक्स में इसकी ओपन चेन बनाओ। अभी ओपन चेन मैंने आप लोगों को बनानी सिखाई, बनाओ फटाफट से ओपन चेन की। बेटा एल्डिहाइड को टर्मिनल पे नहीं लगाओगे तो बीच में कैसे लगाओगे? देखो ना, एल्डिहाइड को आप कभी भी बीच में नहीं लगा सकते हो। खुद से एक बार ट्राई कर दो, उसको 2 कार्बन के बीच में लगा दो तो एल्डिहाइड थोड़े ना वो कीटोन बन जाएगा। एल्डिहाइड क्या होता है? एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो मतलब सिर्फ उसकी एक वैलेंसी फ्री है, और एक वैलेंसी फ्री है तो टर्मिनल पे ही आएगा हमेशा। 2 वैलेंसी फ्री होती तो सेंटर में आता हमेशा। ओपन चेन बनाओ फटाफट से। कार्बन 1 2 3 4 5 6। ये मैं बना रही हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक्स में खुद से बनाओगे। डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, कौन सी नंबर पे चेंज करना है? 3rd नंबर वाली कार्बन पे। ये कर दिया मैंने 3rd नंबर वाली कार्बन पे पोजीशन चेंज, बाकी सबको नॉर्मली पुट कर दिया। OH H OH H H। अब क्या करना है देखो, ध्यान से समझो। स्ट्रक्चर बना लिया होगा सबने। अब इसी को ना रिंग फॉर्म में मेरे को कन्वर्ट करना है। हमेशा ध्यान रखना, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 1 2 3 4। अच्छा आप लोगों को ये बताओ, बायोमोलिक्यूल्स 12th में है चैप्टर केमिस्ट्री में इस बार? यस मैम, बिल्कुल सेम। Yes, ma'am. Yes, सेम ma'am. कंप्लीट कर होगा दो। ना? तो इसके लिए आप लोगों को Yes, ma'am. केमिस्ट्री में बनाने तो पड़ेंगे ये स्ट्रक्चर। तो देखो अब रिंग फॉर्म कैसे बनाओगे? रिंग फॉर्म के लिए ना इस ऑक्सीजन को पकड़ो, कार्बन नंबर 1 की, कार्बन नंबर 1 की डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को पकड़ो और कार्बन नंबर 5 वाली पोजीशन को यहाँ पे कैसे बॉन्ड दिखाओ। इसका मतलब ये हुआ कि आप कार्बन नंबर 5 का जो ये OH ग्रुप है, यहां से आप क्या करने वाले हो? यहां से आप क्या करोगे? यहां से आप इस H और एक ऑक्सीजन को, इनको रिमूव कराओगे। एक H और एक ऑक्सीजन को रिमूव कराओगे, एंड एक और H, बिकॉज आपको क्या कराना है? रिमूवल ऑफ वाटर कराना है। अब वाटर रिमूव कराने के लिए 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की जरूरत है। OH यहां से निकाल दो और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा इसका। OH यहां से और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाली ऑक्सीजन बच जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन आपकी बच जाएगी। और अब क्या करना है आप लोगों को? यहाँ पे जो ये आपकी कार्बन है, कार्बन नंबर 1, इसको आप यहां से पकड़ोगे, इसके साथ बॉन्ड करा दोगे कार्बन नंबर 5 के साथ। कैसे कराएंगे देखो, पहले ये वाले स्ट्रक्चर आप बना के देखो इसकी। कार्बन कार्बन 3 4 5 6। हमने क्या किया? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में बॉन्ड बना दिया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और बाकी क्या बच गया यहाँ पे? OH और H, ये 1, ये आपका OH और ये H, यहाँ पे H OH OH H H और CH2H।
इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात ठीक है। ये वाली चीज बताओ, ये समझ में आया कि क्या किया हमने? रिमूव किया वाटर को, Yes, ma'am. वाटर को रिमूव किया कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में से वाटर को। Yes, ma'am. फिर मैम उसके बाद, हाँ जी, यस मैम समझ आ गया। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 के बीच में बॉन्डिंग करा दी। अब बॉन्डिंग कराने के बाद क्या करना है आपको? इधर तो है हमारा लेफ्ट साइड और इधर है हमारा राइट साइड। Right side. लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उन सबको तो ऊपर लिखोगे, सिंपल सी ट्रिक है। और जितनी भी राइट में चीजें हैं उन सबको लिखोगे नीचे, जब इसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे? ये देखो, कार्बन, ये वाली ऑक्सीजन, इसको व्हाइट से लिखते हैं, दिस इज योर ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन। इनकी ना नंबरिंग करो एक बार, नंबरिंग करके और अच्छे समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। तो ये मेरी कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 5 है, इनके बीच में ऑक्सीजन लिंकेज। बताओ समझ में आया? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 दोनों के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज है? ये रिंग वाले को और बार समझा दीजिए। 2 3 और 4। हाँ जी, रिंग वाले एक और बार समझा दीजिए। ये देखो क्या किया मैंने, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 इन दोनों को कंबाइन करके इनके बीच में से वाटर को रिमूव करा दिया। जैसे ही मैंने यहाँ से वाटर को रिमूव कराया तो मेरे पास क्या बच गया? यहाँ पे मेरे पास बीच में बस एक ऑक्सीजन का लिंकेज बन गया दोनों के बीच में। Yes, ma'am. बन गया। फिर इसके मैम इसको मैंने रिंग में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, मैम कार्बन 6 वाले को छोड़ देंगे। कार्बन 6 वाले भी लिखेंगे ना, अभी अभी 5 तक लिखो पहले, 5 ओके तक से पूरा, ठीक है। अब कार्बन नंबर 1 में मैंने बोला जो लेफ्ट साइड में है उसको ऊपर लिखोगे, जो राइट साइड में उसको नीचे लिखोगे। तो कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन ऊपर है तो इसको ऊपर लिख दो, ऑक्सीजन सॉरी OH ग्रुप, राइट साइड में तो उसको नीचे। कार्बन नंबर 2 H ऊपर, OH नीचे। कार्बन नंबर 3 OH ऊपर, H नीचे। कार्बन नंबर 4 H ऊपर और ये OH नीचे। कार्बन नंबर 5 में ये आपका CH2H नीचे था तो ये नीचे से कहां पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और इधर ये नीचे। बस यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, हमेशा CH2OH ऊपर आएगा, ग्लूकोज में भी और फ्रक्टोज में भी CH2OH हमेशा ऊपर रहेगा और H नीचे रहेगा। तो ये बन गई हमारी रिंग फॉर्म। इस रिंग फॉर्म को हम बोलते हैं आपकी पायरेनोज। बताओ समझ में आया? Yes, ma'am. अब इसका ना एक बार फ्रक्टोज का बनाने का ट्राई करो आप लोग। सेम तरीका है फ्रक्टोज को भी बनाने का। कैसे बनाओगे देखो, लिखो चलो फ्रक्टोज भी। पहले उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे बनाओगे? पहले 6 कार्बन लिखोगे, 4 5 6, सेकेंड वाली पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा दिया, बाकी सबके ऑक्सीजन H पूरे कर दो, सिर्फ थर्ड वाली पोजीशन पे थोड़ा सा चेंज करके, बाकी सब में OH H H नहीं, यहाँ पे थोड़ी ना आएगा, इधर भी OH H OH H OH H H। हो गया चीज, रिंग फॉर्म बन गई, सॉरी ओपन चेन। अब इस ओपन चेन में वही कार्बन देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसमें आपको ये वाली कार्बन लेनी है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5। यहाँ पे किस किस कार्बन की हेल्प ले रहे थे आप? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 and 5. 1 and 5। तो यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन नंबर 5 की हेल्प ली थी, और यहाँ पे किसकी यहाँ हेल्प? पर 2 and 5. कार्बन 2 एंड कार्बन 5। वही सेम लिंकेज बनवा दो। देखो लिखो पहले इनको कार्बन्स को, 1 2 3 4। नीचे वाली को मैं CH2OH लिख दूं डायरेक्टली और ऊपर वाली को भी CH2OH लिख Yes, दूं? ma'am. Yes, ma'am.
3 4 5 6 हो गया। अब इनके बीच में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में बन गया लिंकेज, ये बन गया। फिर इनके बॉन्ड्स पूरे करा दो। यहाँ पे बचा मेरे पास, ये हो गया, तो इसके पास एक OH बच गया। यहाँ पे 1 2 3rd कार्बन है, तो इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H और इधर H। देखो सही बना है पोजीशन। अब इसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब जैसे ही आप इसकी रिंग फॉर्म बनाओगे, कैसी बनेगी, पहले इसको ऑक्सीजन को लिख दो। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर इससे लिंकेज करा दिया आपका। ये मेरे पास कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन +1 ऐसे। अब लिंकेज किसमें है, लिंकेज लिखो। ये मेरी कार्बन नंबर 1 थी, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, 2 और 5 में, तो इधर तो लिख दो आप कार्बन नंबर 2 और इधर आप लिख दो कार्बन नंबर 5, तो 2 3 4 5। अब इनके ऊपर बॉन्ड्स दिखा दो। कैसे, कार्बन, वही चीज जो लेफ्ट में है उसको कहाँ पे लिखोगे, ऊपर या नीचे, ऊपर लिखो। मैम ऊपर, राइट में है उसको कहाँ पे लिखोगे, नीचे नीचे। और जो CH2OH है उसको हमेशा कहाँ पे लिखोगे, ऊपर। तो कार्बन ऊपर। नंबर 2 पे एक CH2OH है, तो इसको तो लिखोगे ऊपर, और दूसरा OH है, इसको लिखोगे नीचे। नीचे कार्बन नंबर 3rd OH ऊपर, ऊपर और नीचे H। OH। कार्बन नंबर 5 पे ऊपर लिखोगे CH2OH और नीचे लिखोगे और बन गया। इसको हम बोलते हैं फ्यूरानोज। फ्यूरानोज। ये है रिंग फॉर्म्स हमारी। ओपन चेन को रिंग फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। इस चीजों को याद नहीं रखना है। OH वाला क्या क्या आया? दोबारा बोलो। प्रियंका दोबारा बोलो। जो आपने ओपन चैन बनाई थी ना, यहाँ पे OH में कैसे आया ये समझ में नहीं आया मुझे। ये वाला OH मैम हाँ जी, इसकी साइक्लिक फॉर्म को फ्यूरानोस कहते हैं, और जो लास्ट वाली थी ग्लूकोज की, उसे क्या कहते हैं, उसकी साइक्लिक? पायरेनोज, उसको बोलते हैं पायरेनोज, क्योंकि वो 6 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6, और ये वाली है हमारी 5 मेंबर, 1 2 3 4 5। मैम उसे क्या कहते हैं, एक और बार बताना। फ्यूरानोस है, फ्यूरानोज। ये तो फ्यूरानोज है और वो है पायरेनोज। पायरेनोज। पायरेनोस। हाँ पायरेनोज। देखो चलो स्ट्रक्चर को फिर से समझो। सिंपल पहले क्या कराना है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर ओपन चेन बनानी है। ओपन चेन बनानी है। ग्लूकोज का केस हुआ तो ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 को लेना और उनके बीच में एक ऑक्सीजन लिंकेज बना देना। फ्रक्टोज की फॉर्म में क्या करना, फ्रक्टोज में 2 C2 से और 5 C5 को लेना, उनके बीच में एक ऑक्सीजन की लिंकेज बना देना। और याद रखना लिंकेज में एक साइड में ऑक्सीजन अटैच होगा तो दूसरे साइड में OH अटैच होगा। सेम यहाँ पे भी एक साइड में लिंकेज अटैच है, या फिर आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो, तो इसको यहां से ऐसे दिखा देते और इस OH को ऊपर लिख देते या फिर यहाँ लिख देते। सेम बनाना चाहते हो तो इसको भी ऐसे ही कर दो, आप लोगों को याद रखने में इजी हो जाएगा। इसको इधर भी OH लिख दो और इसकी यहां से ऐसे लिंकेज दिखा दो, और एक बच गया ऐसे लिख दो। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 5। हाँ जी, जो हमने रिंग स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कार्बन नंबर 1 और 5 उनको हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब 1 को इधर कर दे 5 को उधर। हाँ वो आपकी मर्जी है, आप उसको कर लो। बस फिर उसमें ध्यान रखना आप ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगाओगे ना अपने अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा आपको, जैसे ओपन चेन में होगा ऐसे। बताओ बच्चों यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम।
अब ma'am. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो अब आती है हमारे पास इनकी आइसोमेरिक फॉर्म्स, आइसोमर्स और मोनोसेक्राइड्स। आइसोमर्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, मोनोसेक्राइड्स। तो आइसोमर्स में आता है बच्चों, दो चीजें आती हैं, एक होता है एनोमर और एक होता है एपीमर। एनोमर एंड एपीमर। इससे पहले ना एक चीज और देख लो, मैं यहीं पे हाईलाइट कर देती हूँ। अगर आपका ये जो CH2OH में मतलब आपका कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है नीचे की साइड, OH ग्रुप है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म। अगर OH है नीचे की साइड उसको बोलेंगे अल्फा, मतलब ये डंबल शेप है, ऐसे डंबल याद रखने का तरीका होता है, ऊपर H है और नीचे OH है, तो ये अल्फा। लेकिन अगर इसका अपोजिट कर दो, इस OH को ले जाओ ऊपर और CH2 को ले आओ नीचे, तो मैं इसको बोलूंगी क्या, बीटा फ्रक्टोज। मैम जैसे कार्बन 3 में है। नहीं, ये ऐसे नहीं करोगे कि आप किसी भी कार्बन पे ले लोगे, ये फर्स्ट वाली पोजीशन पे आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। ओके मैम। जैसे कि आपको एक बार मैं एपीमर, ये एनोमर एपीमर बताने से पहले ना स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हूँ। चलो एक बार फटाफट से सबके सब ना ग्लूकोज की रिंग फॉर्म बनाओ। सिंपली बनाने का तरीका ऐसे बनाया, ऊपर है H, नीचे OH, फिर H OH, देन OH H OH H H CH2OH। तो यहाँ पे OH नीचे की साइड है ना, ये देखो ऐसे बन रहा है ना, डंबल नीचे की साइड है, तो मैं इसको बोलूंगी अल्फा ग्लूकोज। लेकिन इसके अंदर अगर क्या हो जाए, ऐसे बन जाए स्ट्रक्चर। अब ये OH चला गया ऊपर कार्बन नंबर 1 पे, ये ध्यान रखना कार्बन नंबर 1 पे चेंज हो रहा है H। अब इसको क्या बोलूंगी मैं, बीटा ग्लूकोज। बीटा फॉर्म, बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज। क्या, तो अब कार्बन नंबर 1, ये भी कार्बन नंबर 1, अगर आप कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीजन और सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH और H की पोजीशन में चेंज करा रहे हो, तो उन दो बनने वाली स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे दीज आर द एनोमर्स। ये एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स है। क्यों है एनोमर, क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ पे है, कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर सिर्फ और 1 पे। सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे चेंज है, किसमें, हाइड्रोजन और OH ग्रुप में। दीज आर द एनोमर्स। अब एक बार डेफिनेशन लिख लो, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। एनोमर्स। हाँ जी, मैम एनोमर्स मींस। एनोमर्स का मतलब यही तो हुआ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH चेंज ऑन C1 कार्बन। C1 कार्बन, जब C1 कार्बन पे ही ये चेंज हो रहा हो, उनको बोलते हैं एक दूसरे के, वो एनोमर्स है। मतलब स्ट्रक्चर सेम है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स वही तो होता है ना जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। अब स्ट्रक्चर में पोजीशन कहाँ पे है, मतलब चेंज कहाँ पे है, अगर C1 कार्बन पे है तो उन आइसोमर्स को बोलेंगे एनोमर्स। आइसोमर्स को बोलेंगे एनोमर, मतलब कार्बन 1 को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम है। एपीमर में क्या होगा, एपीमर में क्या होगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH चेंज। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज हो रही है, कहाँ पे, C1 को छोड़ के C2 कर दो, C3 कर दो, C4 कर दो, एक्सेट्रा, कहीं पे भी, बस एक्सेप्ट C1 कार्बन। C1 को छोड़ के कहीं पे भी अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है, दीज आर द एपीमर्स।
आया समझ में? एक बार एपीमर्स के वो डायग्राम्स देख लो, उसके बाद क्लास फिनिश। ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे। कौन सी रिंग है ये? एच। बच्चों कौन सी रिंग है? मैम पायरेनोस। यस। और अल्फा किसकी है? ग्लूकोज की है ना? यस मैम। HCH2H। अब इनके अंदर एक बार नंबरिंग करो। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। अगर मैं क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। इसमें कार्बन नंबर कौन सी, कार्बन नंबर 4 पे पोजीशन चेंज करा रही हूँ। लिखो यहाँ पे चेंज ऑन कार्बन नंबर 4। और क्या चेंज कराना है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। क्या चेंज कराना है? SNOH। हाइड्रोजन और OH ग्रुप की पोजीशन में करा दो जरा चेंज। ये आ गया। बाकी सब कुछ सेम रखना है एज इट इज। H OH OH H। अब यहाँ पे OH चला गया ऊपर, H आ गया नीचे। दिस इज HCH2H। हो गया नहीं चेंज? ये हो गया। तो इसको हम बोलेंगे दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज जो है वो गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज की कैसी फॉर्म है? एक एनोमर या एपीमर? मैम एपीमर। या सो गैलेक्टोज यस मैम एपीमर। is an epimeric form of glucose with C4 change। आया चीज समझ में? अब क्या करा रही हूँ, अब तो मैंने C4 पे कराया था, अब C4 की जगह अगर मैं C2 पे पोजीशन में चेंज करा दूं, ये वाला C2 पे लिख दो जरा इसको, चेंज एट C2। स्ट्रक्चर बनाओ। HOH। अब यहाँ पे OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे, अगेन OH H OH H। ये यहाँ पे चेंज हो गया है, इसको हम बोलते हैं मैनोज। देखो नाम चेंज हो गया सिर्फ एक कार्बन पे पोजीशन को चेंज कराने से। आगे समझ में यहाँ तक? मैम जो पिछले वाले चेंज हुआ था नाम, उनका बस कार्बन नंबर 1 पे चेंज कराया था। देखो मैम वहाँ जो रोटेशन हो रही है, यहाँ पे ऑब्वियसली कार्बन 1 को रोटेट कर रहे हैं। अगर आप इसको एक 3D में देखोगे तो 3D में यही होता है। कार्बन 1 जो होता है एक एटम होता है, एटम को रोटेट करा दिया तो जिसका OH है नीचे की साइड से ऊपर चला गया। लेकिन एपीमर में क्या होता है, कार्बन 1 की जगह कोई और मॉलिक्यूल आपका रोटेट कर जाता है कार्बन का। ओके मैम। क्लियर यहाँ तक बच्चों? यस मैम। अल्फा अल्फा बीटा ये सब समझ में आ गया। अल्फा के अंदर OH कहाँ पे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड होगा ना OH। यस मैम। लिख लो एक बार इसका छोटा सा समरी बना के। अल्फा का मतलब OH डाउन और बीटा में OH ऊपर। OH ऊपर। अब जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इसको कहाँ पे लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। जो राइट में लिखा हुआ है इसको नीचे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं। एनोमर का मतलब, एनोमर में इन्वॉल्व होगी कौन सी? C1 कार्बन, और एपी1 में C2 C3 C4 C5।
ये हो गया। बस इतनी चीजें हमें याद रखनी है आज के लेक्चर में, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, बाकी सारी कंसेप्चुअल। ठीक है बच्चों, चलो फिर आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके मैम। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी होगी। मैम बायो का कोई सेपरेट ग्रुप भी है? बायो का सेपरेट